तो हेलो दोस्तों, हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। 6 चैप्टर है इसका, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो चैप्टर है उसका नाम, उसके बारे में। तो प्राकृतिक वनस्पति यानी कि कोई भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, कोई जंगल होगा या फिर बड़ा वन होगा, उन सब में आप देखेंगे जो भी अपने से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है या फिर बड़े पेड़ पौधे बनते हैं, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। और इसमें दिया है एवं वन्य जीवन, यानी कि उस प्राकृतिक वन में या फिर जंगल में जो उसमें वन्य जीव जो रहते हैं, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, पेड़ हो गए, पौधे, वो सब उन्हीं के बारे में कहा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो एक लड़की का उदाहरण देते हुए देख दिया गया है, देखते हैं कि एक सलीमा नाम नाम की लड़की है, जो कि अपने ग्रीष्म शिविर में अपने घूमने जाती है, हिमाचल प्रदेश के मनाली में। तो वो देखती है कि गिरिपाद से ऊंचाई पर बढ़ने पर प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आ रहा है। प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आ रहा है। इसका मतलब कि वो देख रही है कहीं पौधों का आकार कुछ अलग है, ऊपर जाने पर पौधे पत्तियों की आकार कुछ अलग है। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन ऊपर जाने पर धीरे-धीरे नुकीले पत्तियों वाले मिल रहे हैं पेड़-पौधे। अब इसको इतना ही आराम से समझिए कि एक सलीमा नाम की लड़की है, जो कि मान लीजिए मनाली जा रही है, और जो कि वो पहाड़ है। ऐसे गिरिपाद यानी कि यहाँ पर देखती है कि बड़े-बड़े घने बड़े-बड़े वृक्ष हैं, और जैसे यह ऊँचाई पर जाती है यहाँ पर मान लीजिए, या फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर शंकुआकार आकार आकार के पेड़ दिखाई देते हैं ऐसे, और इनकी पत्तियाँ क्या हैं? नुकीली-नुकीली पत्तियाँ हैं। आगे देखते हैं, शंकुआकार वृक्ष थे, यानी कि ऊंचाई पर बढ़ने पर शंकुआकार आकार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। लंबे वृक्ष भी दिख रहे हैं। मनाली ने आगे रोहतांग दर्रे तक अपने रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी है। अब उन्होंने, सलीमा ने ऊपर जाते हुए ये भी देखा कि पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ के चादर है, और कहीं कहीं खूब घास है छोटी छोटी। तब सलीमा ने अवलोकन किया, यानी कि वो सब जो देखी है उसका अवलोकन कर रही है, और कह रही है, अनुमान लगा रही है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया चैप्टर, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि सलीमा नाम की लड़की है, वो पहाड़ों पर घूम रही है, तो कई प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। वो कह रही है कि अवलोकन कर रही कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है हम बता रहे हैं। जैसे कि आप यूपी के हैं मान लीजिए, या फिर बिहार के, तो आप देखेंगे कि इस एरिया में ज़्यादातर गेहूँ चावल होता है। लेकिन अगर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर आप ये सब पेड़ पौधे नहीं देखेंगे, गेहूँ चावल की खेती नहीं होती है। वहाँ पर होते हैं अनार के, या फिर सेब के, संतरा के, ये सब के वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे। तो वही कह रही है कि वनस्पति की विशेषता और उसकी ऊंचाई एक दूसरे से संबंधित है। आगे देखिए क्या देखता है, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। ये भी बात सत्य है कि अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड ये सब देखेंगे तो ये समतल मैदान है, यहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं है। यहाँ की जलवायु कैसी है? और अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर राजस्थानी चले जाइए, वहाँ पर देखेंगे राजस्थान में खूब गर्म मरुस्थल है। हिमाचल प्रदेश पर आप देखेंगे, या फिर जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर स्थित है, तो वहाँ के देखेंगे कि यहाँ का जलवायु भी अलग है, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और यूपी, बिहार, झारखंड इन सब एरिया में क्या है कि गर्मी, मौसम, ये सब ऋतुएँ बदलती रहती है। और जम्मू कश्मीर में देखेंगे ज़्यादातर क्या होती है, ठंड उधर पड़ती है। तो यही कह रहा है कि ऊँचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। तो ये बात समझ गए। आगे देखते हैं, इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी
बदलाव आता है, ये भी बात सत्य है। और इसी के कारण यानी कि ऊंचाई के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। कैसे आता है हम ऊपर भी देख चुके हैं। जैसे आप देखेंगे साउथ हो तो वहाँ पे नारियल के पेड़ दिखेंगे आपको, साउथ में। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीनें पहाड़ी इलाका है। और अगर आप देखेंगे पंजाब हो गया या फिर यूपी हो गया, इधर इधर के वनस्पति अलग हैं। यहाँ पर नारियल के पेड़ नहीं उग सकते। आगे देखते हैं, वनस्पति वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ये भी बात इम्पोर्टेंट है। वनस्पति वृद्धि यानी कि कोई भी पेड़ पौधा हो, उसका वृद्धि यानी उसका आकार इस पर निर्भर करता है तापमान और नमी पर। ये भी बात सत्य है। कैसे करता है हम अभी आपको दिखा रहे हैं। वही नारियल का पेड़ ले लीजिए, नारियल का पेड़, तापमान एवं नमी, साउथ और आप जाएंगे यानी कि 0 डिग्री के आप आसपास जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा तापमान अधिक होता है, इसलिए उधर नारियल के पेड़ वहाँ पे रहते हैं। और अगर आप यूपी बिहार या फिर पंजाब या फिर कश्मीर में चले जाएं तो वहाँ पर नारियल के पेड़ आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान अलग है। यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे सेब ज़्यादा होगा। लेकिन नारियल जो है यह साउथ और होगा, क्योंकि उधर ज़्यादातर गर्मी होती है, इसलिए तापमान और नमी पर कह रहा है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भरता है। देखिए हर प्रकार से किसी न कोई प्रभाव डालेगा, या फिर मिट्टी हो, जलवायु हो, नदी हो, समुंदर हो, कोई भी चीज़ हो, वो क्या है, प्रभाव तो डालेगा ही। लेकिन इसमें एक-एक पॉइंट करके आपको समझाया गया है। तो इसके अलावा मिट्टी, ढाल और परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर होता है। जैसे मिट्टी को ही आप ले लीजिए। यूपी, बिहार में आप देखेंगे यहाँ पर दो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पर क्या होते हैं मुख्य फसल, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, या फिर कोई और मतलब बाजरा हो गया, ये सब। लेकिन अगर आप जाएंगे, ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी। अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र, उधर क्या है, काली मिट्टी है। उधर क्या होंगे, कपास अत्यधिक होगा। महाराष्ट्र और क्या होगा, कपास, क्योंकि वहाँ की मिट्टी क्या है, काली। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। लेकिन काली मिट्टी में अब कपास हो सकता है, उसमें गेहूं चावल नहीं होगा, वही बोल रहा है। इसके अलावा मिट्टी और परतों की मोटाई पर भी निर्भर करता है। आगे चलिए समझते हैं कि इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। यानी कि इन सब घटकों यानी कि तापमान हो गया, मिट्टी हो गया, ऊंचाई हो गया, जलवायु हो गया, इन सब घटकों के अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए तापमान हो गया और आपका ऊंचाई हो गया या फिर मिट्टी हो गया। तो अगर आप राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में, तो यहाँ पर क्या है, सघनता नहीं रहेगी। यहाँ पर सघनता कम है, क्योंकि यहाँ का तापमान अत्यधिक है, यहाँ की मिट्टी रेतीली है, इसलिए यहाँ पर सघनता कम है। वहीं आप अगर देखें हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर सघनता ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ की ठंडी आबादी है, ठंडा प्रदेश है। तो यही कहने का मतलब है कि इन सब घटकों के आधार पर प्राकृतिक वनस्पतियों में भी सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, देखते हैं। 3 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक वनस्पति को, वही बोल रहा है। पहला क्या है, वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। इनका कहने का मतलब है, वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र उगते हैं, उस स्थान को वन कहा गया है, जहाँ पर उस पौधे के लिए कई प्रकार के विकसित हो मौसम। आगे देखते हैं। पहला हो गया वन, 3 प्रकार का है। दूसरा हो गया घास स्थल। दूसरा हो गया क्या, घास स्थल।
अब इसको हम देखेंगे। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। अब घास स्थल किसे कहते हैं? जहाँ मध्यम वर्षा हो, जैसे कि मान लीजिए 150 से 200 के आसपास सेंटीमीटर वर्षा हो, वो क्या हो गया? मध्यम वर्षा वाला। यानी कि इस वर्षा वाले स्थान पर क्या होंगे? ज्यादातर घास स्थल। यह किस क्षेत्र में ज्यादा होंगे? तो शीतोष्ण कटिबंध के आसपास ज्यादा होंगे। और तीसरा हो गया कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। अब शुष्क का मतलब देखते हैं। जैसे यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, उस एरिया को शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए राजस्थान, यह क्या है? शुष्क एरिया है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ ज्यादा पाई जाएंगी। अब आगे देखते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का एक अनुभव अपने पिता को बता रही कि मैं जब ऊपर जा रही थी तो कई प्रकार के वनस्पति हमें देख रहे थे। तो उसके पिता ने विश्व भर स्थानों पर घूमे हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा ही सत्य बोल रही हो, ऐसा ही होता है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे उपध्रुवों की ओर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। आंध्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृष्टि काष्ठ वन पाए जाते हैं। यही सब वो अपने पिताजी को बता रही है और उसके पिताजी बता रहे हैं। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। इम्पोर्टेंट यह है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। वही जो हम ऊपर बताएं, जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए और अपना यूपी ले लीजिए। इन दोनों में जलवायु का परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पर 3-4 मौसम पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सेब संतरा होते हैं, यहाँ पर गेहूँ चावल। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्यजीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब चलिए देखते हैं। जो 3 प्रकार के देखे हैं, अब उनको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए वन है। अब हम देखेंगे वन के बारे में। तो वन को कई भागों में बांटा गया है। पहले इसको देख लेते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं और यह विश्व का 20% ऑक्सीजन हमें देता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन, ये क्या है? तो पहले यहाँ पर हम इसको मिटा ले रहे हैं और यहाँ पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब इसके बीचों बीच एक रेखा गया है, जो कि यह क्या है? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर एक और रेखा गई है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। इसके नीचे एक और रेखा गई है, इसको कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। हम कक्षा 6 में पढ़े थे इसके बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक के क्या क्या आ जाएगा? उष्ण कटिबंधीय। और यहाँ से एक और रेखा जाती है, यह है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। लेकिन ये क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक
उष्णकटिबंधीय। अब 23.5 से 66.5 डिग्री तक होता है शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद होता है ध्रुव या फिर आर्कटिक क्षेत्र। तो यही जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं वन, इसी को कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर पर्णपाती वन, जो कि अलग अलग प्रकार के हैं। और इस क्षेत्र में जो पाया जाता है इसे कहा जाता है शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया कि उष्णकटिबंधीय क्या हो गया और शीतोष्ण सदाबहार वन क्या हो गया। इसी वन को बांटा गया है कि यहाँ से यहाँ तक का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा और यहाँ से यहाँ तक का शीतोष्ण। और ऊपर जो है ये फिर शंकुधारी या फिर ध्रुवीय प्रदेश या फिर ध्रुवीय वन हो गया। ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इतना समझ गए ना। तो यही कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका मतलब इसमें देखते हैं क्या दिया गया है कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। अब सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? वर्षा वन भी कहा जाता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आते हैं इनसे। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा जो यहीं पर हम बताएं यानी कि इस क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, यानी कि यहाँ पर शुष्क मतलब यहाँ पर बारिश होता रहता है। जहाँ पर वर्षा कम होता है उसी को हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ का वन शुष्क नहीं होता, यानी कि वर्षा यहाँ पर कंटिन्यू होती रहती है। इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, यानी कि यहाँ पर वर्षा लगातार होने के कारण यहाँ के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होते हैं। इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। अब सदाबहार किसे कहते हैं? क्योंकि वहां पर पेड़ की पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती है, उसी लिए उसे सदाबहार वन कहा गया है। आगे देखते हैं कि काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंचता। इसका मतलब कि ये एक पेड़ का पौधा ले लीजिए, यहाँ पर एक पेड़ का पौधा ले लीजिए, यहाँ पर एक पेड़ का पौधा ले लीजिए, मतलब यहाँ पर ले लीजिए, मतलब इतने ये घने हैं कि यहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश आएगी ऊपर से तो यहाँ जमीन पर नहीं पड़ती है। इसका कहने का मतलब यही है। आमतौर पर यहाँ का दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, पाबनूस, महोगनी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि ये एकदम इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकता है रोडबूज, आबनूस, महोगनी कहाँ किस वन में पाए जाते हैं? तो क्या हो गया? सदाबहार वन। अब आगे देखते हैं। इसको समझ गए हैं तो बेहतर है। ये देख लीजिए, थोड़ा सा दिया है कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप, यह इसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। ज्यादातर ये कहाँ जा पाया जाता है? अमेजोन के जंगल में। यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी मारकर खा सकता है, इतना बड़ा होता है एनाकोंडा। मूवी आती है, अब देख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब कि एक निश्चित मौसम में जो भी पेड़ पौधे हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, यानी कि यह मानसून के आधार पर चलते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि इंडिया आपका ले लीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे इस समय ठंडी चल रही है तो गर्मी हो जाएगा, कभी बरसात हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। तो वही है। तो जहाँ मौसम चेंज होते रहते हैं उस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे देखते हैं कि जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। कि मतलब जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हमारे इलाके में या फिर यूपी, बिहार, इस पूरे इंडिया में एक तरह से देख लीजिए
तो जब गर्मी आने वाला होता है तो क्या होता है कि पेड़ के जो क्या है अपनी पत्तियां गिरा देती हैं ताकि वो पानी कम खपत करें और पेड़ जीवित रह सकें। इसलिए यह पत्तियां गिरा देते हैं। इन्हीं को पर्णपाती वन कहा जाता है। जैसे सागवान, साल, नीम, शीशम ये सब हम लोग के आसपास पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कुर्सी बनाना हो तो इनका हम पेड़ काट कर बना लेते हैं। चौकी हो गया, टेबल हो गया, ये सभी क्या है फर्नीचर इन्हीं से बनते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। गोल्डन लंगूर का मतलब कि सोने जैसा वो रहेगा, मतलब उसका रंग रहेगा, सोना वो नहीं रहेगा। तो बाघ, शेर, हाथी ये सब क्या है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और पेड़ कौन कौन से हैं? साल, सागवान, नीम, शीशम, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं। अब आगे आपका शीतोष्ण सदाबहार वन। कौन सा शीतोष्ण? अभी एक एक नजर देख लीजिए यहाँ पर। ये 23.5 डिग्री से ऊपर, 66.5 डिग्री से तक, ठीक। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है एकदम, कि जो शीतोष्ण सदाबहार वन है वह मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांशों का मतलब होता है कि यहाँ पर 0 डिग्री हो गया और यहाँ पर 90, तो इसके बीच में कितना हो गया? 40-45 के आसपास हो गया डिग्री, क्या मध्य अक्षांश। तो इन्हीं के आसपास 23 डिग्री से ऊपर मतलब समझ जाइए, और 66 डिग्री से नीचे इन्हीं के आसपास जो भी वृक्ष पाए जाते हैं, और किन महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर, जैसे यह हमारा इंडिया हो गया, लेकिन यह क्या है 37 डिग्री तक है, तो यहाँ तक मान लीजिए कुछ है शीतोष्ण सदाबहार वन, जो कि जम्मू कश्मीर के साइड साइड मिल जाएगा। तो ये क्या है महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ पर बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। बांज ये पेड़ प्रकार का है, चीड़, यूकेलिप्टस ये सब क्या है पेड़ों के प्रकार है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन या फिर मध्य अक्षांश कह सकते हैं। और कहाँ क्या है महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। आगे देखते हैं। देखिए गोल्डन लंगूर है, इसी को हम कह रहे थे। आगे चलिए देखते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, अब इसको ध्यान से देखिएगा। शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसका क्या है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जैसे बांज, एस, बीच, और यहाँ पर जानवर जो है हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर है। अब इसको समझिए उच्च अक्षांश मतलब कि अब जैसे 66-66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, यहाँ पर आपका मान लीजिए पृथ्वी हो गया, और ये आपका 66.5 डिग्री हो गया, और ये आपका 0 डिग्री, और यहाँ पर 23 डिग्री नॉर्थ। तो यही यही जो है उच्च अक्षांश और यानी कि 66.5 डिग्री से थोड़ा ऊपर, या फिर इसके आसपास, या फिर यही 80 डिग्री के आसपास, यही कह रहा है कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, और यह शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक गर्मी आने वाला होगा तो यहाँ के पेड़ पौधे क्या है पत्तियां अपनी गिरा देंगे, वही कह रहा है। आगे देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति।
अब भूमध्य सागरीय आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे यह हो गया आपका रेखा, ये क्या है? भूमध्य रेखा। तो ये क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति, यानी कि इस रेखा के आसपास जो सागर है और जो महाद्वीप है, उन सागरों के आसपास जो है पेड़ पौधे, उन्हीं के बारे में है। आप जान चुके हैं महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों पर अधिकांश भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन है। यानी कि ऊपर हम शीतोष्ण सदाबहार पर देखें, कहाँ है? महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। तो पश्चिम भाग में क्या है? वही यहाँ पर है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। यानी कि एक महाद्वीप, ये मान लीजिए इंडिया है, तो इसके पूरब में क्या पाया जाएगा? शीतोष्ण सदाबहार वन। लेकिन पश्चिम में आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति। समझ गए? भारत का नक्शा आपको याद है ना यहाँ से? ऐसे तो यही है। इधर क्या पाया जाता है? भूमध्य सागरीय। और इधर क्या पाया जाएगा? शीतोष्ण सदाबहार पूर्वी किनारों पर, और पश्चिमी पर भूमध्य सागर। तो यही कह रहा है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य के वाले समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ इसका नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे देखते हैं कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इन उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि, यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फल अत्यधिक होते हैं, इसलिए उसे विश्व का फलों का उद्यान कहा जाता है, उद्योग। और क्या कहा रहा है कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं एवं उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। जब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होने लगता है तो क्या है, यह सब मोटी छाल जो है रोकने लगती है, जिससे कि वायु में हवा कम जाए। वाष्पोत्सर्जन हम बताए थे क्या होता है, कि पेड़ जो है CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, उसी तरह यह ऑक्सीजन लेता है और भाप छोड़ता है, मतलब कि कुछ बूंदे छोड़ेगा, वही वाष्पोत्सर्जन हो गया। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा मृदु शीत ऋतुएं भी होती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, प्रदेशों में भी होता है, तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु होता रहता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश, यानी कि सिट्रक वाले पेड़ पौधे इधर ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए अब देखेंगे कि अगर मुंबई साइड और संतरा उंतरा या फिर नींबू अधिक होते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को काट दिया है, और यहाँ वन्य जीवन कम है। क्योंकि अगर ये सब पेड़ पौधे अपने फायदे के लिए वहाँ के सभी वनस्पति काट दिए हैं, इसलिए वहाँ पर अब पता नहीं प्रकृति क्या कर रही है, और लोग काट भी रहे हैं। अब शंकुधारी वन, यह आपको ध्रुवों की तरफ दिखाई देगा। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन मतलब कि ऐसे एक पेड़ है, और ये ऐसे शंकुधारी पेड़ वृक्ष रहेगा। ये पेड़ हो गया आपका, और ये ऐसे शंकुधारी रहेगा, शंकुधारी। इन्हें टैगा भी कहा जाता है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में है, उच्च अक्षांशों पर जो भी शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, उन्हें टैगा कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हें वृक्षों को सलीमा ने हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा था। यानी कि ये जो शंकुधारी वृक्ष हैं, अगर अब जम्मू कश्मीर में ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे तो यह दिखाई देंगे। तो ये लंबे समय तक नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग
लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाते हैं में काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के बक्से के लिए भी किया जाता है। जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं, जैसे हम नहीं देखते हैं कि एक क्या कहते हैं, सेब के लिए एक बक्सा में बना रहता है लकड़ी में, तो वही सब क्या है, वही सब पेड़ पौधे से यह बनता है। और माचिस की जो हम बाल जलाते हैं उसके बारे में, उसका जो पेड़, जो माचिस की तिल्ली आती है ना, वो जो उसमें लकड़ी रहता है, उसी को यह इन्हीं सब चीजों से या फिर इन्हीं सब पेड़ पौधे से बनता है। कौन कौन से पेड़ पौधे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे देख लीजिए चीड़, देवदार आदि इनके मुख्य हैं। और यहाँ पर रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ, यानी कि जो शंकुधारी वृक्ष है, जो उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं, उन्हें टैगा कहा जाता है। वो उनका अर्थ क्या है, शुद्ध या अनछुआ। यह कौन सी भाषा है, रूसी भाषा है। ये देखिए, ये शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे है ऊपर, इन्हीं को ये कह रहा है शंकुधारी वृक्ष। यहाँ पर देखिए भी शंकुधारी जैसा पाया गया है, तो यही कह रहा है। अब हम आगे आते हैं घास स्थल। पहले हम वन देख लिए कि किन किन क्षेत्रों में वन पाया जाता है। अब घास स्थल हम देखेंगे, दूसरा प्रकार जो है। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, हम ऊपर बता चुके हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा इलाका है, 23.5 से 23.5, नॉर्थ और साउथ क्या है, उष्ण क्षेत्र। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं, यानी कि नॉर्थ में भी, पूरब में भी और पश्चिम में उग सकते हैं, इधर भी। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पतियां निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। जैसे चित्र 6.14 में अब देख लीजिए, ये देखिए, ये सब घास है। यह घास काफी ऊंचे, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचे तक बढ़ सकते हैं, यानी कि ये 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई तक हो सकता है। और जैसे अफ्रीका का सवाना घास स्थल, आप मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। सामान्यतः रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि शीतोष्ण घास स्थल। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल देख लिए, अब शीतोष्ण देखते हैं। यह मध्य अक्षांशों और क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर भागों में पाया जाता है। जैसे यह इंडिया का है, तो इसके भीतर में पाया जाएगा, यही कह रहा है। और कहाँ, मध्य अक्षांशों के, यानी कि लगभग 30 से 40, 50 इसी के आसपास, अक्षांशों के आसपास। तो यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती हैं। जो यहाँ की घासें हैं, यह क्या होती है, छोटी एवं पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। अब ये कंटीली झाड़ियाँ जो है, इसके बारे में दिया गया है कि शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में यह पाई जाती है। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, शुष्क रेगिस्तान या फिर जहाँ पर वर्षा कम होता है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, यानी कि यह महाद्वीप है, मान लीजिए एक प्रकार का। अब यह किस, यहाँ पश्चिम किनारों पे, यानी कि इधर यह पश्चिम किनारों पे, यहाँ पर जैसे कि हमारा इंडिया का है, यहाँ पर थार मरुस्थल, वही कह रहा है। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करिए। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करना है। या भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं, तो वो कौन सा है, थार डेजर्ट, यानी कि थार रेगिस्तान, राजस्थान में यह स्थित है। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं, जैसे ऊँट हो गया आपका, ये क्या है, रेगिस्तान के जानवर हैं। अब आगे देखते हैं।
यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएं तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित या प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलेंगी, यानी कि अगर आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कम या फिर अत्यधिक तो ठंडा मौसम रहेगा, लेकिन वहाँ पर वनस्पतियाँ जो है कम रहेंगी और वह ठंडी प्रदेश की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे केवल लाइकेन, काई या फिर लाइकेन, इन छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। अब जो वन पाए जाते थे प्रदेशों में ध्रुवों के, उसे टैगा कहा जाता था, और जो छोटी-छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती है, झाड़ियाँ, उन्हें टुंड्रा कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका ध्रुवों की तरफ पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों पर मोटी फर या मोटी चमड़ी होती है ताकि उन्हें ठंड से बच सके, उन्हें ठंड की जलवायु में सुरक्षित रखने के लिए। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जैसे सील। सील को आप देखेंगे जब नदी में खूब चलती है। वो वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू या फिर भालू, बर्फीली लोमड़ी, पेंगुइन भी देखेंगे, वह उन्हीं इलाकों में पाई जाती है। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काट कर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके साथ पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि के लिए आवास के लिए यह सब खाली कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, यह एकदम इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आ जाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। जो पूर्वी अफ्रीका में घास स्थल पाए जाते हैं उन्हें सवाना कहा जाता है। ब्राजील में कंपोस कहा जाता है। वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, इन इलाकों में क्या कहा जाता है, तो अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास स्थल को पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले को प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले को वेल्ड, मध्य एशिया में पाए जाने वाले को स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास स्थल को डॉन। तो ये इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस। देखिए ये यल मिल गया। कंपोस है ये, यहाँ पर नहीं मिला तो इसको याद कर लीजिएगा। कोई ट्रिक आप बना लीजिए और याद कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यही है सील, वालरस ये है, सील ये है। इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया, किस लिए, अपने स्थान रहने के लिए, आवास के लिए और कृषि के लिए। तो सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता तो वन्य जीव कहाँ रहेंगे। अगर सच में अगर आप सभी वन या पेड़ पौधे काट दें तो वहाँ की चिड़िया हुई, जानवर हुए, वो कहाँ रहेंगे। यही वह सोचने लगी। क्या यह पुनः वैसे ही बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घर बन गया होगा। लोग इसी प्रकार पेड़ को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि कहाँ से मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे। क्या आप सलीमा से सहमत है? यस। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधताओं हो रही कमी पर चर्चा करिए और उसे बताइए। अब क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम इम्पोर्टेंट है। वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिक निर्भर करता है? तो एक हो गया आपका जलवायु और एक हो गया आपका मिट्टी। प्राकृतिक वनस्पतियां या फिर ऊंचाई। प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? बताएं। वन हो गया, घास स्थल हो गया, और आपका कांटेदार झाड़ियां। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये दो दृढ़ काष्ठ पेड़ों के नाम बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो रोडव्यूज है और महोगनी, वो हो गया। आगे देखते हैं, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? यह किस भाग में पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय पूछ रहा है, तो यह मध्य, अरे आपका यह मानसून प्रकार की पर्णपाती वन होते हैं। यह आमतौर पर जहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं जिस प्रदेशों में,
वहाँ पर पाए जाते हैं। नींबू एवं सिट्रस के फल किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन हो गए। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। लुगदी बनाने में, और आपका हो गया अ, वो माचिस की तीली, या फिर सेब के लिए जो बॉक्स बनता है, पेटी जिसे कहा जाता है, उस लिए बहुत सारे काम हैं। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो हर भागों में। साउथ अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, जिससे कि ये सब है जो अभी हम ऊपर पढ़े ना किस प्रकार के हैं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में, और ये उसे वही कहा जाता है। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है कहाँ? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है, बताइए। ऊँट नहीं रहेगा क्योंकि ये रेगिस्तान का है। बंदर या फिर जिराफ होगा, इनमें से भी क्या रहेगा? बंदर। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति बताइए। तो क्या है? रोडवुज नहीं है, चीड़ नहीं है, सागवान आपका हो जाएगा। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, स्टेपी किस स्थल में कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। ये आप करेंगे, होमवर्क हो गया आपका। और इसको भी ऊपर देखकर मिला लीजिए के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।